स्ट्रेटजी पर, जो रणनीति बनाई थी, उस पर भी विचार करना पड़ेगा। हालांकि सही दिशा में चल रहे थे, अगर इसमें थोड़ा सा और चीजों को अच्छा करते, डिसीजन सही लेते, सही प्रत्याशियों का चयन करते, क्योंकि मैं देख रहा हूं ये स्वामी प्रसाद मौर्य और ओम प्रकाश राजभर दोनों का पीछे रहने का कारण, जो सबसे बड़ा कारण है कि माइनॉरिटी के कैंडिडेट को बहुजन समाज पार्टी ने वहां खड़ा कर दिया था। इलियास अंसारी जो एक कद्दावर नेता है बहुजन समाज पार्टी के, इस समय पहले समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे, उनको टिकट नहीं मिला और वो स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ चुनाव लड़े और स्वामी प्रसाद मौर्य को उन्होंने चुनाव, अब निश्चित रूप से वो पीछे चल रहे हैं। इसी तरह से जहूराबाद की अगर हम बात करें तो वहां पे शादाब फातिमा बहुजन समाज पार्टी से चुनाव उनको लड़ाया जा रहा है और वो कहीं न कहीं प्रकाश राजभर के वोट बैंक में सेंध लगाया और वो पीछे चल रहे हैं। ये बड़ा कारण है, नहीं तो इस तरह से बहुत सारी सीटें समाजवादी पार्टी की आगे बढ़ती, जिससे वो भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दे सकती। भट्ट साहब, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। गोरखपुर चलते हैं हम सीधे, वहां हमारे संवाददाता अजीत सिंह जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अजीत, क्या ताजा रुझान सामने आए हैं, क्या स्थिति है अभी तक की मतगणना की? जी, बात करें गोरखपुर की तो मंदिर में अभी से ढोल नगाड़ा बजना शुरू हो गया है। जिस तरह पूर्ण बहुमत की सरकार दिखते हुए एग्जिट पोल दिख रहा है तो उस पर गोरखनाथ मंदिर में ढोल नगाड़ा बजना शुरू हो गया। लेकिन बात करें गोरखपुर 9 विधानसभा क्षेत्र की, 9 विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण जो विधायक विपिन सिंह वर्तमान और प्रत्याशी और विधायक भी है, वो कुछ वोटों से पीछे चल रहे हैं विजय बहादुर और सपा के। और 8 की बात करें तो 8 में बीजेपी आगे चले। जी, 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, तो खुशी की लहर, अभी से ढोल नगाड़े बजने लगे। अजीत, क्या लोगों की प्रतिक्रिया है? जैसा उन्होंने सोचा था या जिस तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, जिस तरह की बातें की जा रही थी मतदान के बाद से, वैसे ही परिणाम दिख रहे हैं क्या? जी, जिस तरह एग्जिट पोल ने दिखाया था कि पूर्ण बहुमत की सरकार, सारे एग्जिट पोल ने कि पूर्ण बहुमत की सरकार दोबारा गोरखपुर में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही, कहीं न कहीं वो दिखते नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी ये कहना मुश्किल है, 12 से 2 बजे के बाद एक क्लियर हो जाएगा किसकी सरकार बनती है। जी अजीत, लेकिन एक बात तो है, कहीं ना कहीं साख तो दांव पर योगी आदित्यनाथ की लगी थी। गोरखपुर से वो आते हैं, लिहाजा यदि सभी सीटों पर आगे, यदि 8 सीटों पर आगे चल रही है बीजेपी, तो उनका ही आभा मंडल का कमाल कहा जाए या विकास जो उन्होंने किया उत्तर प्रदेश में उसका नतीजा कहा जाए? जी, बात करें अगर बीजेपी में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह अपराधियों का पलायन, जो है वो जेल में है, जो नहीं वो यूपी छोड़ के बाहर चले गए, और सबसे बड़ी बात है जो कोविड काल में फ्री में राशन मिला और आवास मिला, ये न कहीं बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट साबित हो रहा है। और कहीं न कहीं जो गरीब तबके के लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, वो इस मुद्दे पर वोट दिए हैं। जी चलिए अजीत, आप बने रहिए और हमें लगातार अपडेट करते रहिएगा कि क्या कुछ वहां पर परिणाम सामने आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया अजीत। सीधे चलेंगे भट्ट साहब के पास। भट्ट साहब, गोरखपुर से अजीत हमारे संवाददाता फोन लाइन पर थे, उन्होंने बताया कि 8 सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और जैसा उन्होंने बताया कि गरीबों को मुफ्त राशन और ये तमाम चीजें हैं, ये जो घोषणाएं हैं, ये जो काम है वो काम करेगा इस बार, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। जिस तरह से सरकार ने जो योजनाएं बनाई थी, खासतौर पे डबल इंजन की सरकार ने, ये योजनाएं कहीं ना कहीं कारगर सिद्ध हुई हैं, क्योंकि जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, जो गांवों में रहते हैं, उनको इससे काफी लाभ मिला है। जिस तरह से कोविड काल में जिस तरह से उनको राशन दिए गए, जिस तरह से उनकी देखभाल की गई, खाते में पैसे डाले गए और फिर राशन जो है वो डबल कर दिए गए, तो ये इसका प्रभाव कहीं न कहीं आम जनता पर पड़ा है और उसका एक बड़ा प्रभाव के रूप में वो वोट बैंक में जो है परिवर्तित हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश से मायावती इस चुनाव के परिदृश्य से गायब हैं। उनके ऊपर गंभीर आरोप टिकटों को बेचने के लिए लगा था और जिस तरह से वो 4 सीटों पर अभी रुझान दिखाई पड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है पूरी तरह से उनकी पॉलिटिकल डेप्थ की आगे चलकर अब समाजवादी पार्टी का गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी में ही आगे की लड़ाई होगी, क्योंकि अब मायावती और कांग्रेस निश्चित रूप से यूपी में एकदम हाशिए पे चला गया है। और जो वोट बैंक था कांग्रेस का, वो कभी कांग्रेस के साथ रहता था, लेकिन अब वो सारा वोट बैंक कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ ट्रांसफर हुआ है, जो प्रकाश के वोट बैंक कहे जाते थे। और उसी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी का जो दलित समाज का, जाटा समाज का वोट बैंक है, अब वो धीरे धीरे गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी में बढ़ता नजर आ रहा है। भट्ट साहब, लेकिन एक बात है, जैसा अभी रुझान सामने आ रहे हैं
कि भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। सत्ता पे यदि दोबारा काबिज होती है भारतीय जनता पार्टी, तो उसके सामने अब कई तरह की चुनौतियां होंगी, खासतौर से उत्तर प्रदेश से पलायन रोकना, रोजगार के अवसर बढ़ाना, उद्योग धंधे वहां पर स्थापित हो सकें। ये एक काम बहुत अहम है, क्योंकि अब मंदिर और उसकी राजनीति जो है वो उतना काम नहीं करेगी। इस बार चुनौती उन्हें कई तरह की और झेलना पड़ेगी। उत्तर प्रदेश को विकास पथ पर ले जाने की जो वादे उन्होंने किए उन पर खरा उतरना पड़ेगा, और बहुत सारे काम है जो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए अभी उन्हें करना है। तो चुनौतियां इस बार कहीं ज्यादा होंगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सामने, यदि दोबारा बनती है तो पिछली सरकार के बनिस्पत। क्या कहेंगे अविनाश? ये तो अभी सब बहुत सारी चीजें तो भविष्य के गर्त में है। सरकार की क्या स्ट्रेटजी होगी, किस तरह से मंत्रिमंडल का वो विस्तार करेगी, उत्तर प्रदेश में किस तरह के लीडरशिप आएगी और किस तरह की स्ट्रेटजी होगी, क्या डीजल पेट्रोल के दाम परसों बढ़ जाएंगे, क्या अन्य जो चीज कर है वो उत्तर प्रदेश में लगाया जाएगा, क्या अन्य जो जनता को बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा, ये तमाम चीजें अभी भविष्य के गर्त में है। जनता निश्चित रूप से वो अपने जिस तरह का मैंडेट दिया है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को, उसको अभी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी एंजॉय करेगी। और अभी आगे की स्थितियां क्या है अभी बहुत साफ नहीं है, क्योंकि इनका चुना जाएगा। सबसे पहले तो बीजेपी का नेता चुना जाएगा, उसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी। आपके पास लौटूंगा भट्ट साहब। रुद्रप्रयाग से हमारे संवाददाता तापस कुमार जुड़ गए हैं हमारे साथ। तापस, क्या स्थिति है अभी वहां? देखिए, बहुत स्थिति लगातार स्पष्ट होती जा रही है। जिस तरीके से रुझान आए थे, एग्जिट पोलों पर रुझान आया था, उसी तरीके से स्थिति भी अब लगातार साफ होती जा रही है। जनपद उधम सिंह नगर, अगर उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर की बात करें तो खटीमा जो पुष्कर सिंह धामी है, उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, वो अब तीसरे राउंड में 75 वोटों से अब आगे चल रहे हैं। अगर उन्हीं के बगल की बात की जाए नानकमता सीट की, तो गोपाल सिंह राणा कांग्रेस के हैं ये, और 2100 वोटों से आगे चल रहे हैं। सितारगंज सीट में भाजपा के सौरभ बहुगुणा है, ये 2500 वोटों से आगे हैं। और किच्छा में चौथे राउंड में 834 वोट से राजेश शुक्ला जो भाजपा के हैं वो आगे चल रहे हैं। इसी तरीके से अगर जनपद उधम सिंह नगर के जिला मुख्यालय की बात की जाए तो शिव अरोड़ा जो हैं भाजपा के, वो 3700 वोटों से फिलहाल चौथे राउंड में आगे चल रहे हैं। शिक्षा मंत्री गदरपुर सीट है इनकी, और यहाँ अरविंद पांडे लगभग 6000 वोटों से आगे चल रहे हैं। बाजपुर में यशपाल आर्या कांग्रेस के एक बड़े चेहरे घर वापसी हुई थी, और लेकिन वो लगातार पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा यहाँ पर 3800 वोटों से लगातार बढ़त बनाई हुई है। काशीपुर में भाजपा की बढ़त है, और जसपुर में कांग्रेस की 6000 वोटों से लगातार आगे चल रही है। और अगर पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बात की जाए, लालकुआं सीट पर लगातार वो पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और 7000 वोटों से अभी पिछड़े हुए हैं भाजपा से। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तापस, और आप बने रहिएगा, लगातार हमें अपडेट करते रहिएगा। भट्ट साहब के पास सीधे चलते हैं। भट्ट साहब, उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भी जो है भारतीय जनता पार्टी जो है परचम लहराती दिखाई दे रही है, लेकिन पंजाब में जो है आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से सेंधमारी की है, वो कहीं ना कहीं अच्छे अच्छे पॉलिटिकल पंडितों के लिए भी एक सवाल बना हुआ है। क्या कहेंगे अविनाश? देखिए, जो केजरीवाल का दिल्ली मॉडल है वो कहीं न कहीं काम आया है, और जिस तरह से अमरिंदर सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे और जिस तरह से कांग्रेस से वो बाहर हुए, उनका जो अलग जाना भी एक बड़ा काम किया। वोटों में बंटवारा हुआ, नवजोत सिंह, तेज सिंह सिद्धू लगातार वो उठक बैठक करते रहे, कभी इधर कभी उधर, एक बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति बनी रही। लेकिन ये भी सही है कि चरणजीत सिंह चन्नी ने काफी कोशिश की थी, और लगातार उन्होंने पंजाब की जो जनमानस है उसको अपने आप से जोड़ने की कोशिश की थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो योजनाएं दिल्ली में चल रही हैं, केजरीवाल का जो जादू है वो कहीं ना कहीं वहां काम कर गया, और वो योजनाओं का लाभ निश्चित रूप से पंजाब की जनता ये सोच रही थी कि अगर आपकी सरकार आती है तो योजनाएं लागू होंगी। और दोनों दलों की सरकार को, अकाली और कांग्रेस की सरकार को पंजाब में लगातार उन्होंने कई बार देखा था, और एक बड़ा परिवर्तन करने के मूड में थी। और जिस तरह से पंजाब में वो स्वीप कर गई है, तो निश्चित रूप से कहा जाए कि यह एक आपके लिए बहुत बड़ी जीत है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो भट्ट साहब कि वहां की जो जनता है पंजाब की, उसने
परिवर्तन की ठान रखी थी और ऑप्शन में सामने आम आदमी पार्टी थी और इसका लाभ उसको मिलता दिखाई दे रहा है पंजाब में। जी हाँ, निश्चित रूप से जो योजनाएं उन्होंने दिल्ली में चलाई थी वो उस योजनाओं के तहत उनको फायदा मिला और लगातार जिस तरह से वहां की जनता कांग्रेस और अकाली दोनों के तमाम जो भ्रष्टाचार के ऊपर आरोप लगते रहे, तो उन्होंने एक नया प्रयोग किया। जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी 2007 में सोशल इंजीनियरिंग के नाम पे सत्ता में आई थी, वह एक नया प्रयोग हुआ था। उसी तरह से पंजाब में भी इस तरह का एक नया प्रयोग हुआ है और आप पार्टी जो है वो सत्ता में बहुमत के साथ आई है। देखिए, आप उनके आंकड़े देखिए, किस तरह से सारे सर्वे को जो बता रहे थे वो सब लगभग सब सही साबित हो रहे हैं और उसमें आप पार्टी को एकदम क्लीन स्वीप मिल रहा है और सीधे तौर पर वो सरकार बनाने अब जा रही है। बट साहब, 5 राज्यों में से 4 जो है भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाती दिखाई दे रहे हैं और निश्चित तौर पर ये बड़ी जीत कहलाएगी परिणाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की, और पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें भी उनका भी मनोबल बहुत ऊंचा होगा निश्चित तौर पर। और आने वाले 2024 के जो लोकसभा के चुनाव हैं उनको कितना प्रभावित करेंगे ये चुनाव, ये मैं जानना चाहूंगा। निश्चित रूप से अगर सरकार डबल इंजन की जो सरकार है वो अपनी योजनाओं को इस तरह से आगे ले जाएगी तो उसका फायदा तो निश्चित रूप से मिलेगा। अब इधर इनको 2 वर्ष खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तर प्रदेश में नई सरकार बनेगी वो 2 वर्ष तक लगातार जब काम करेगी तो उसका 22 का पूरा समय और 23 का पूरा समय और कहीं न कहीं 24 में जो है वो 2-3 महीने का जो समय मिलेगा, यानी कि लगभग 2 साल की अगर हम बात करें, क्योंकि मार्च के महीने से चुनावी प्रक्रिया 2024 में शुरू हो जाएगी। तो ये जो 2 साल का समय है इस नई सरकार के पास कि उत्तर प्रदेश में अब पहले जैसा स्वीप करना लोकसभा के चुनाव में, तो निश्चित रूप से वो बहुत ही संभल कर काम करेगी, क्योंकि ये चुनाव लोकसभा का है, देश का चुनाव है। और कहीं न कहीं अगर जिस तरह से मोदी ने यहाँ प्रचार किया है उस तरह से यहाँ योगी भी अपना लगातार उसी चुनाव में शिद्दत के साथ अगर लगेंगे तो जाहिर सी बात है कि लोकसभा के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल सकती है। भट्ट साहब, आपके पास लौटूंगा। मैनपुरी से हमारे संवाददाता राजेश भास्कर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, क्या है ताजा अपडेट आपके पास? राजेश जी, मैं मैनपुरी में अजय भास्कर। अजय, हाँ बोलिए। जी, मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ। मैनपुरी जो यहाँ पे नवीन गल्ला मंडी में मतगणना स्थल बनाया हुआ, मैं वहीं पर मौके पर हूँ और इस वक्त जो है जो छठे राउंड चल रहा है, यहाँ पर 4 विधानसभाएं हैं जिसमें मैनपुरी विधानसभा जो है जयवीर सिंह भारतीय जनता पार्टी से हैं, जो कि इस वक्त 18,716 वोट प्राप्त कर चुके हैं। वहीं उनके प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी से जो कि पिछले 10 वर्षों से विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, वो इस वक्त उनसे पीछे चल रहे हैं, 18,300 मत प्राप्त कर चुके हैं। इसके अलावा वहीं पे बसपा की बात करें तो गौरव नंद जी हैं जो कि 18,349 और कांग्रेस जो है 589 वोट प्राप्त किया है। आम आदमी पार्टी ने 13 वोट, नोटा में 196 वोट। इसके अलावा करैल की बात करें जो कि पूरे उत्तर प्रदेश की निगाहें करैल पे रुकी हुई हैं, जहां पे अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से इस वक्त 29,708 वोट प्राप्त कर चुके हैं और उनके प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी से जो कि एसपी सिंह बघेल हैं, वो 10,763 ही वोट प्राप्त कर सके हैं। वहीं कुलदीप नारायण बसपा से बात करें तो वो 1946 वोट प्राप्त कर चुके हैं। इसके अलावा किसली विधानसभा 107 की बात करें तो वहां पर पिछले 10 वर्षों से लगातार समाजवादी पार्टी का विधायक काबिज है और ब्रजेश कठेरिया जिन्होंने 24,000 वोट प्राप्त कर रखा है और आंसू दिवाकर ने 2800 वोट। सभी जगह जो तीन विधानसभाएं करैल, किसनी और भोगांव विधानसभा में पिछली बार जो है रामनरेश अग्निहोत्री भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। उनके सामने जो है आलोक साकी जो कि सपा के पिछली बार हारे हुए प्रत्याशी थे, इस बार वो आगे चल रहे हैं, जो कि रामनरेश अग्निहोत्री इस वक्त पीछे चल रहे हैं। उनसे 3 विधानसभाएं मैनपुरी की हैं, जो कि 3 विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी इस वक्त आगे चल रही है। लेकिन
पिछली बार की अपेक्षा इस बार जो है मैनपुरी का जो गढ़ कहा जाता है, मैनपुरी सदर सीट है, जो राजकुमार विधायक जो कि